उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर संकट के बादल तो वैसे ही छाए हुए हैं, लेकिन अब इसी के साथ अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एक प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के बाद योगी आदित्यनाथ की कुर्सी का जाना लगभग तय माना जा रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल एक यह भी है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य भी साथ आकर मिल जाएंगे, और अगर मिल गए तो फिर तो सीएम के पद से योगी आदित्यनाथ को हटाने से कोई बचा ही नहीं सकता है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, ऑनलाइन न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर एक प्लान तैयार कर लिया है, और प्लान भी ऐसा तैयार किया गया कि जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की कुर्सी का बच पाना आसान नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ तो अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ का ऑफर दे दिया है, और दूसरी तरफ राहुल के साथ एक नया प्लान बनाकर एक नई चाल चल दी है। अब इसकी काट ढूंढने के लिए योगी आदित्यनाथ तो छटपटा रहे हैं, लेकिन काट उन्हें मिल नहीं रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा में उपचुनाव भी होने हैं, और उन उपचुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपनी स्पेशल 30 की टीम बनाई है, यानी कि स्पेशल 30, जिसमें उन्होंने अपनी कैबिनेट के मंत्रियों को जमीन पर उतार दिया है कि कुछ भी करिए पर इन सीटों को जीत कर लाइए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जो प्लान बनाया वो इन्हीं सीटों को जीतने का प्लान बना लिया है, और प्लान भी ऐसा कि जिसमें लोकसभा चुनाव की तरह खेला हो सकता है। अखिलेश यादव जिस पीडीए को लेकर, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के समीकरण को बैठाते हुए चल रहे हैं, उसी पर एक बार फिर से दांव खेल रहे हैं। और ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच सीटों का बंटवारा भी हो चुका है, यानी कि 3 सीटों पर तो कांग्रेस उपचुनाव लड़ेगी और 7 सीटों पर अखिलेश यादव उपचुनाव लड़ेंगे, यानी कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब ऐसे में अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर यह बीजेपी के लिए एक बार फिर से खतरे की घंटी हो गई है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह उपचुनाव लोकसभा से भी ज्यादा अहम क्यों है, या फिर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा अहम क्यों है, क्योंकि ये जो चुनाव है ये नाक का सवाल बन गए हैं। नाक का सवाल जितना अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए है, उतना ही नाक का सवाल ये योगी आदित्यनाथ के लिए हो गए हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए तो नाक का सवाल ये 10 विधानसभा पर उपचुनाव इसलिए हैं क्योंकि इनको जीतने के बाद एक बार फिर से इंडिया गठबंधन ये दिखाएगा कि हमारी जीत बरकरार है, हमारी रणनीति मजबूत है, और हम लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव भी लगातार जीतते आ रहे हैं, जिससे उनकी पकड़ और ज्यादा मजबूत होगी। और बीजेपी के लिए इसलिए अहम है क्योंकि वो लोकसभा चुनाव की हार को भुलाने के लिए इस चुनाव को जीतना चाहती है, और योगी आदित्यनाथ के लिए इसलिए अहम है क्योंकि उनकी कुर्सी पर संकट के बादल छाए हैं। अब ऐसे में अगर वो इस 10 विधानसभा के उपचुनाव को जीत जाते हैं तो वो अपनी डगमगाती कुर्सी को बचाने में सफल हो सकते हैं, लेकिन आसान इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इन 10 विधानसभा में पहले से ही कब्जा 5 पर तो समाजवादी पार्टी का था। केवल 3 सीटें ही थी जिन पर बीजेपी ने कब्जा जमाया हुआ था, और 2 सीटें जिनमें से एक निषाद पार्टी के पास थी और एक आरएलडी के पास थी। अब देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर समाजवादी पार्टी 7 सीटें कौन सी अपने पास रखेगी। तो देखिए, जो 5 सीटें ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के पास है उन्हें तो वो अपने पास ही रखेगी, जिनमें सबसे पहले आ जाती है कटहरी, करहल, कुंदरकी, सीसामऊ और मिल्कीपुर सीट। इन 5 सीटों को तो पहले से ही अपने पास रखेगी क्योंकि इन सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक जीते हैं, और जिनमें से मिल्कीपुर सीट सबसे अहम समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए है क्योंकि मिल्कीपुर सीट से विधायक समाजवादी पार्टी के टिकट पर अवधेश प्रसाद थे, जो अयोध्या से सांसदी का चुनाव लड़े और अब सांसद हो गए हैं। और यह सीट बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ही नाक का सवाल है, क्योंकि बीजेपी मिल्कीपुर सीट को इसलिए जीतना चाहती है क्योंकि वो अयोध्या की हार को भुलाना चाहती है, और समाजवादी पार्टी इस सीट को इसलिए जीतना चाहती है क्योंकि वो ये संदेश देना चाहती है कि अयोध्या की सीट को जीतना कोई तुक्का नहीं था, वो सच में जीती थी और अपना दबदबा मजबूत करना चाहती है।
अब बात करते हैं कि बाकी की 2 सीटें आखिर ऐसी कौन सी हैं जिन पर समाजवादी पार्टी अपना दबदबा जमाएगी या अपना कब्जा रखेगी। तो देखिए, पहले तो इन 5 सीटों में से कुंदरकी की सीट पर जियाउर रहमान विधायक थे, जिन्होंने संभल से सांसदी का चुनाव लड़ा और सांसद हो गए हैं। उसके बाद अंबेडकर नगर की सीट कटहरी भी उन्हीं सीटों में से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक ने सांसदी का चुनाव लड़ा और वो सांसद हो गए हैं। करहल सीट से अखिलेश यादव विधायक थे, जिन्होंने कन्नौज से सांसदी का चुनाव लड़ा और सांसद हो गए, तो वो सीट भी खाली हो गई है। अब एक सीट बचती है सीसामऊ सीट। सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी विधायक थे, लेकिन उन्हें एक मामले में सजा हो गई है, जिसके बाद वो सीट खाली हो गई है। तो इसलिए 5 सीटों पर तो पहले से ही समाजवादी पार्टी का दबदबा है। अब 2 सीटें ऐसी आपको बताते हैं जिन पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, जिनमें से एक सीट मंझुआ है। मंझुआ सीट जो मिर्जापुर में आती है और पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का दबदबा ठीक ठाक है। अब एक सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, जिसमें मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट है, जहां समाजवादी पार्टी का दबदबा अच्छा है। उस सीट को भी समाजवादी पार्टी अपने पास रख सकती है। तो अब ऐसी कौन सी 3 सीटें हैं जो कांग्रेस के पास जाएंगी? तो अब बची हुई सीटें यानी कि अलीगढ़ की खैर सीट, गाजियाबाद सीट और फूलपुर सीट, ये 3 सीटें हैं जो कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। और इन तीनों सीटों पर बीजेपी के विधायक जीते थे, जो सांसद हो गए हैं और सीट खाली हो गई है, गाजियाबाद से भी, फूलपुर से भी और साथ में खैर से भी। अब देखिए, आखिर हम मुजफ्फरनगर की सीट का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुजफ्फरनगर सीट से आरएलडी के विधायक चंदन कुमार विधायक थे, जिन्होंने बिजनौर से सांसदी का चुनाव लड़ा और सांसद हो गए हैं, और वो सीट खाली हो गई है। अब ऐसे में क्या ये सीट समाजवादी पार्टी के लिए जीतना आसान होगा? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए 2022 में आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, और जिसकी वजह से आरएलडी चुनाव जीत गई थी। लेकिन इस बार आरएलडी टूटकर बीजेपी के साथ शामिल हो गई है 2024 के चुनाव से पहले। तो अब ऐसे में बीजेपी तो खुद अपनी मुजफ्फरनगर की सीट, संजीव बालियान की सीट, बड़े अंतर के साथ हारी है। एक बुरी हार बीजेपी की मुजफ्फरनगर में हुई है। तो अब ऐसे में आरएलडी के साथ गठबंधन करने के बाद इस सीट को जीत पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं लगता, क्योंकि ना तो मुजफ्फरनगर में उतनी मजबूत आरएलडी है कि अपने दम पर सीट को जीत लाए, क्योंकि वो तो खुद बीजेपी के हाथों कई बार हारती रही है, और ना ही बीजेपी की स्थिति ऐसी है कि अपने दम पर मुजफ्फरनगर सीट को जीत कर लेकर आ जाए। तो इसलिए चांसेस समाजवादी पार्टी के ज्यादा हैं कि वो मीरापुर सीट को जीतकर अपने खाते में डाल ले। अब इसमें जो सबसे बड़ा पेच है वो ये है कि जिस मिल्कीपुर सीट की और इनकी हम बात कर रहे हैं, उसमें सबसे अहम यह भी है, क्योंकि 2 सीटों की डिमांड आरएलडी कर रही है। एक तो मीरापुर पर दावा ठोक रही है, और दूसरा दावा वो ठोक रही है अलीगढ़ की खैर सीट पर। उसका कहना है कि खैर सीट पर जाटों की संख्या अच्छी खासी है, जिसलिए वो सीट हमें दी जाए, और आरएलडी अपने आपों को जाटों की पार्टी कहती है, लेकिन बीजेपी उसको वो सीट देगी, इतना आसान नहीं लगता है। इसी तरह से 2 सीटें निषाद पार्टी मांग रही है। मंझुआ से तो ऑलरेडी निषाद पार्टी का ही विधायक थे, जिन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ा, और वो विनोद कुमार, जो अब सांसद हो गए हैं। अब एक तो मंझुआ सीट पर निषाद पार्टी दावा ठोक रही है, और दूसरा फूलपुर सीट पर दावा ठोक रही है। लेकिन क्या बीजेपी ये सीट भी देगी? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसे में अब हम क्यों कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जो प्लान बनाया है, उससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में आ गई है? वो इसलिए क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव में तो सबसे ज्यादा एक बड़ी हार हुई है, और जिसका ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सिर पर फोड़ा जा रहा है। अब ऐसे में अगर उपचुनाव भी हार जाते हैं, तो इसका ठीकरा भी योगी आदित्यनाथ के सिर पर ही फोड़ा जाएगा, और जिसके बाद उन्हें कुर्सी पर बनाए रखना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के भीतर से उठने वाले सुर और लगातार उनके विधायकों का, सांसदों का यह कहना कि अगर केंद्रीय नेतृत्व ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो 2027 में जीत पाना आसान नहीं होगा। और इस उपचुनाव में अगर बीजेपी हार जाती है या कम सीटें लेकर आती है, तो फिर यह सीधा संदेश होगा कि 2027 में जमीन बीजेपी की अच्छी नहीं है चुनाव के लिए। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। और अगर 3 सीट कांग्रेस भी बेहतर तरीके से लड़ती है और जीत जाती है,
तो सीधे तौर पर बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद ने भी खुले तौर पर यह कह दिया है कि वो इन सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बसपा ने भी यानी कि मायावती ने भी अपने भतीजे आकाश को मैदान में छोड़ दिया है इन 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। अब ऐसे में चंद्रशेखर और मायावती तो एक दूसरे के वोट काटेंगे, लेकिन कांग्रेस और साथ में समाजवादी पार्टी का वोट एक साथ जुड़ेगा। और जब अखिलेश यादव मजबूत तरीके से खड़े होंगे तो चंद्रशेखर का वोट भी बटेगा और वो मायावती फिर चंद्रशेखर और साथ में समाजवादी पार्टी के साथ आकर बटेगा। तो यानी कि दबदबा इस तरफ ज्यादा है, समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा है, बीजेपी की तरफ वोट बैंक कमजोर हो जाता है। अब ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य को जो ऑफर अखिलेश यादव ने दिया है कि 100 अपने विधायक लेकर आइए और भैया सरकार बना लीजिए, तो अब ऐसे में अगर क्या वो सीटों में जीतता हुआ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को देखते हैं या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन को देखते हैं, तो क्या केशव प्रसाद मौर्य साथ आ जाएंगे? और अगर साथ आ गए तो एक बड़ा खेला फिर उत्तर प्रदेश में तय हो जाएगा। अब देखना यही होगा कि इन 10 सीटों पर चुनाव कौन जीतता है, क्योंकि सभी के लिए नाक का सवाल है, सभी को अपनी अपनी साख बचानी है और जो जो दांव लगा रहे हैं सभी की साख उस पर लगी है, इसीलिए सभी इन सीटों को जीतना चाहते हैं, लेकिन चांसेस ज्यादा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नजर आ रहे हैं। आप इन समीकरणों को देखते हुए आप क्या सोचते हैं और इन 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आपको समीकरण क्या लगता है कि कौन सी सीट कौन सी पार्टी जीत सकती है? आप ये हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।